बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान व मलेशिया, अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तजिया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब। हम M कुरैशी साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता दिन मोहतरमा बेनज़ीर की भुट्टो की जो है वो बरसी मनाई गई थी और उस बरसी में मोहतरमा मरियम नवाज़ ने भी शिरकत की। लेकिन नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक PDM के जो सरबराह हैं और जो जरदारी साहब के और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने शिरकत नहीं की, इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। नंबर एक बुनियादी जो वजह है, एक तो जरदारी साहब ने इस्तीफ़े देने से साफ इनकार कर दिया और मौलाना फजल रहमान को उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। और दूसरी बात मुफादात की जंग है जो JUI और जनाब जरदारी साहब के दरमियान चल रही है सिंध में अफसरान की तैनाती में। और उसमें सारे फहरिस्त हैं जनाब मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं, वो ज़िला वस्ती कराची में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर तैनात थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। तो उसका गुस्सा मौलाना ने कल की बरसी में शिरकत ना करके निकाला। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है, मौलाना फजल रहमान के जो इंतहाई करीबी साथी हैं बलोचिस्तान से और कुछ जो हैं सुबह सरहद से KPK से, उन्होंने अलहदा से अपना एक हम ख्याल ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया है और उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो जिसकी वजह से आजकल मौलाना फजल रहमान जो है वो शदीद अताव में हैं। तो हम जनाब कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन मौज़ूआत पर अपनी राय का इजहार करेंगे। जी कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया फ़ारूक डोगर साहब आपका कि आपने मुझे ज़हमत दी है और मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा 27 दिसंबर के हवाले से। जी नो डाउट 27 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा ही जिसे कहते हैं ब्लैक डे है। जी जी। जैसे हम माजी में ब्लैक डे मनाते आए 16 दिसंबर, जी जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे बाजू एक जुदा हुआ, और अब हमने 16 दिसंबर को एक और नया ब्लैक डे मनाना शुरू किया, वो पेशावर के स्कूल के बच्चों के सानों के हवाले से। जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि 27 दिसंबर भी एक तरह का पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्लैक डे है, एक बहुत बड़ा सानिया है। ना सिर्फ इसके कि उस दिन कौम की एक अजीम, मैं उसको अजीम कहूँगा इसलिए कि उसका बाप भी शहीद है और उसके दोनों भाई भी शहीद हुए और फिर उसको भी जो है शहीद कर दिया गया। और इस तमाम कार्रवाई के पीछे जो लोग छुपे हुए हैं वो अब तक छुपे हुए हैं, अभी तक सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल। और उस दिन ना सिर्फ बेनज़ीर शहीद हुई, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी की कमर में एक ऐसी कील ठोकी गई जो अब तक निकल नहीं सकी है, वो रुकावट बनी है। क्योंकि बेनज़ीर जिस प्लान से यहाँ आई थी और जो प्रोग्राम वो लेकर आई थी, अगर शायद लोगों को पता हो तो बेहतर है, उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ थोड़ी चीज़ें नॉलेज में थी, वो बिल्कुल एकदम चेंज और वो सही मानों में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, अवाम जो ताकत का सरचश्मा है, इनके हुकूक की पासदारी के लिए वो मैदान अमल में निकल कर आई थी। और आपको पता है कौन कुव्वतें नहीं चाहती कि आप अवाम की हुकूक की पासदारी हो और जमहूरियत पूरी तरह से जो है फले फूले और पनपे इस मुल्क के अंदर। तो मैं 27 दिसंबर के साने को एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो एक अजीम रहबर और रहनुमा जो पाकिस्तान जिससे महरूम हुआ, वो 27 दिसंबर था। जी नाज़रीन, अब इसके बाद की बात जब आगे चलती है तो आपने देखा है कि 13 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर और पूरा पाकिस्तान के जो दौरानिया है, यानी जिसे आप कह लें कि 70 साल गुजरने के बावजूद हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से हमने ये स्टेप लिया था पाकिस्तान बनाने का। तो वो कुव्वतें मैदान अमल में सरगर्म अमल हैं और वो किसी भी ऐसी शख्सियत को, किसी भी ऐसे प्लान को, किसी भी ऐसे प्रोग्राम को
जो है वो पनपने नहीं देती, जो उन लोगों के रास्ते में रुकावट बने या उनको उन लोगों के अख्तियारात को सलब करें। तो कल के आप जलसे की जब बात करते हैं जो गुजरा है गड़ी खुदा बख्श के अंदर, मैं बात करूंगा, आपने जो बात की है वो एक अलग है, मैं जो बात करूंगा मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो सोशल मीडिया पर और जो हमारी न्यूज़ के अंदर उस जलसे को यहाँ मलेशिया में बैठ कर देखा, तो मैं समझता हूँ कि पिछले तमाम जितने भी जलसे वहाँ पर हुए हैं, यानी बेनज़ीर के 13 साल के दौरान के अंदर बेनज़ीर की शहादत के बाद उसकी बरसी के जो प्रोग्राम हुए उसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम था और बड़ी कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत करी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? इसकी जो मैंने इसकी वजह, इसकी जो कैसे कह सकते हैं, क्या मतलब समझ में नहीं आया मेरी बात, आपका सवाल। इसी साल आप कह रहे हैं कि अभी हर साल जो वहाँ पर लोग जाते हैं, इस साल ज्यादा गए हैं, नजर आए ना। तो कोई आपने कहीं इसका कोई डाटा कलेक्ट किया या डेटा इंसान की आंख होती है जनाब। अच्छा जी, जो कैमरे की आंख होती है डेटा। अच्छा। ये सब फजूलियात हैं जो बात करते हैं जी हमने सर्वे किया, कैमरे की आंख बहुत सबसे बड़ा डेटा है। हो सकता है दूसरी पार्टी के लोग भी आ गए हैं जिसकी वजह से लोग बढ़ गए हैं। किसी पार्टी, मैंने ये नहीं कहा कि किस पार्टी क्या है, मैंने ये कहा है कि अवाम का एक जमे गफीर था। अच्छा। अब वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ से ही क्यों ना ताल्लुक रखते हो, हुकूमती पार्टी से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, जा सकते हैं। सही है। वहां पर बेनजीर को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक जमे गफीर था और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। अब उस प्रोग्राम में क्या हुआ, कौन आया, कौन गया, कौन नहीं गया, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ अवाम की बात करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बेनजीर भुट्टो के बाद बेनजीर भी अब तक अवामों के दिलों के अंदर मौजूद है। क्यों मौजूद है, अब इसको आप खुद समझ सकते हैं। और असल में अगर सही मानों में नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी को मिल जाती बेनजीर के जाने के बाद भी, वो लोग पीपल्स पार्टी की हुकूमत संभालते जो पीपल्स पार्टी के बानियान में से थे या बुनियादी जो रुकन थे, बाहर के लुटेरे नहीं उसका कंट्रोल संभालते। इसी तरह से जिस तरह से जो लोग पाकिस्तान की मुखालफत में थे, पाकिस्तान बनने की मुखालफत में थे, उन लोगों ने कायदे आज़म के पाकिस्तान बनाने के बाद जो है हुकूमत संभाल ली फौरी तौर पर और दाखिल हो गए। उसी तरह से अगर बेनजीर गुजर गई थी और वो लोग पीपल्स पार्टी की भागदौड़ संभालते जो जद्दोजहद करते आ रहे थे जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, तो पीपल्स पार्टी का आज क्या किसे कहते हैं मुकाम कुछ और होता। यहाँ पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया तो वो लोग जो है मैदान अमल में आगे आ गए जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे। तो जो पाकिस्तान का आशा 70 साल में हुआ वो आपके सामने। इसी तरह से पीपल्स पार्टी का जब बेनजीर चली गई तो वो लोग आगे आ गए जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे। सही है। और तो पीपल्स पार्टी का असर जो हुआ वो आपके सामने। बिल्कुल। तो अब मैं ये बात कहता हूं कि अवाम की राय, ठीक है, मैंने आपको बार बार ये कहा है कि ये सब इलेक्शन सब ढोंग है। इसमें अवाम के एक्चुअल नुमाइंदे जिनको अवाम वोट देती है वो नहीं आते हैं। अगर अवाम के नुमाइंदे इलेक्शन में आए तो आज कुछ सूरत हाल और हो। हमारे इदारों के जिम्मेदारान अगर सही हो और वो सही मानों में कौम की खिदमत करना चाहते हैं और मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के अंदर, ठीक है, एडमी कुव्वत तो बन गया क्योंकि अल्लाह ताला की देन है, अतिया खुदाबंदी है और अल्लाह ताला ही इसकी हर मोड़ पर हिफाजत करता है। हमारे लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, आप देख लें, हमारा एक हिस्सा टूट के चला गया और वो कहां पहुंच गया आपके सामने। वो जहां पर अवामी नुमाइंदों की हुकूमत रही है, जहां पर इख्तिदार सिविलियन के हाथ में रहा है, जहां पे इख्तिदार उन लोगों के हाथ में रहा है जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं। आप देखिए आज बांग्लादेश बनने के बाद उसका जो इकोनॉमिकल स्टेटस देखिए, दुनिया के अंदर उसका मुकाम देखिए, उसकी एक्सपोर्ट देखिए और सारे मामला देखिए जिन्हें कल तक आप भूखा बंगाली कहते थे, मुर्गी चोर कहते थे आप लोग, आज उनका स्टेटस देखिए। करेंसी को कहते थे टका, करेंसी को कहते थे कि क्या ये टका क्या करेगा, वो टका देखिए आपके रुपए से स्ट्रॉन्ग डबल हो गया सर जी, डबल हो गया। तो अगर हमारे हकीकी नुमाइंदों के हाथ में अगर पाकिस्तान की हुकूमत होती तो पाकिस्तान आज जो है ना बुलंदियों
एशियन टाइगर होना था, एशियन टाइगर सब बहुत कुछ आगे निकल चुका था, दुनिया की सुपर पावर्स के अंदर इसका शुमार होता। नहीं चाहते ना लोग, ये लोग नहीं चाहते। कौन लोग नहीं चाहते? ये जो छुपे लोग हैं, खुफिया लोग। जी जनाब, जो खुफिया हाथ है वो अपनी बालादस्ती चाहता है, सिर्फ उन्होंने अपने आप को मजबूत किया हुआ है। बिल्कुल। तो अब आप बात कर रहे थे कि जी वो जलसे के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं गए। देखिए पीडीएम एक 10-11 जमातों का इत्तेहाद है, उसमें आप अगर एक किसी प्रोग्राम में कोई एक नहीं गया या दूसरे प्रोग्राम में दूसरा नहीं गया या तीसरे प्रोग्राम में चौथा नहीं गया, तो उसको आप तशबीहात ना दें जो आपने मफरूजा पेश किया है। मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने नीचे गिर जाएं कि अगर उनके भाई को जनाब अली डिप्टी कमिश्नर कुछ भी हैसियत नहीं है, उसको से ओहदे से हटा दिया जाए, तो सिर्फ इस बात को आना बनाकर जनाब अली वो जो है जलसे में ना जाए। ये दूसरा ये सियासी जो मेरी बात सुने, उनके जो सूबाई लीडरान हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने धमकी दिया कि हम लड़काने में धरना देंगे। वो देखें वो सूबाई ये इख्तलाफात भी क्रिएट कराए जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से वो 5 आदमियों का टोला, 4 आदमियों का टोला जो जमीयत उलमा पाकिस्तान से अलग हो गया है, शिरानियों उनकी हैसियत क्या थी बताइए। कभी इलेक्शन लड़के जीते वो? नहीं, मैंने सेनेटर है, लेकिन सेनेटर किसने बनाया? जमात ने बनाया ना। जमात ने उनको अपने वोटर्स की सीट्स के ऊपर जलाएंगे, सेनेट का टिकट दिया, बना दिया। अब उनकी बुनियादी रुपये खत्म हो गई, अब क्या हैसियत रहेगी? अच्छा, उनको निकाल दिया गया पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वो तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करो। अरे वो कहीं के भी रुको, एक होता है फाउंडर, एक होता है नामजद डायरेक्टर। नामजद डायरेक्टर की क्या हैसियत है? जिस वक्त नीचे हटा दो, कंपनी निकाल के बाहर फेंक दो। एक होता है आपका शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर तो नहीं थे बुनियादी। देखिए मैं कोई ये अच्छा अमल नहीं है, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है? देखिए सारी कुव्वतें इस वक्त जो हैं वो ये इसी कोशिश में लगी हुई हैं, जो टाइम गेन कर रहे हैं, ये ट्रैप किया गया। मैंने पहले भी कहा था और मैं बार बार अपने हर प्रोग्राम में कह रहा हूं, ये पीडीएम जो है ये मुत्तहिद होकर आए जरूर है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, लेकिन इनके सबके अपने अपने भी मफादात हैं। तो जहां मफादात का टकराव होता है तो वहां तो जो है ना वैली बर्तन खड़कते हैं। जब 4 बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं ना। अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस हुकूमत की बात कर रहे हैं, अब मैं उस तरफ चला जाऊंगा तो आप कहेंगे जनाब अली आप मौजू से हट गए। बात यह है कि जो हुकूमत इस वक्त है कायम जी, वो ये लोग क्यों हटे हैं? इनको हटाया गया है। लोगों को पीडीएम से जो लोग जिसे कहते हैं ना कमजोर लोग हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। ये हुकूमत की चाल भी है और उन लोगों की चाल है जो नहीं चाहते कि पीडीएम मजबूत होकर जनाब अली हुकूमत को गिराने में कामयाब हो। अच्छा, तो ये उनका जो है वार भी हो सकता है। अच्छा, ये पीडीएम वालों को समझना है। सबसे बड़ी बात तो ये मैं आप कहना चाहता हूं, मैं जरदारी की हिकमत और उसकी जनाब अली मामला से जो मामला फहमी के हवाले से मैं मुतासर हुआ हूँ पिछले उसने जो हुकूमत करी है अपनी, कि कुछ भी हो, चाहे वो उसका बाप भी लुटेरा था, वो खुद लुटेरा चोर और बदमाश हो, लेकिन जो हिकमत अमली से वो लेके चला और परवेज मुशर्रफ को लाइन ऑफ किया और फिर हुकूमत संभाली तो सारे मामला चले। तो मैं ये समझता हूं कि मौलाना के अंदर भी थोड़ी बहुत तदब्बर और तरतीब है, लेकिन जो इन्होंने तरीक़ाकार चुना है ना इस हुकूमत को हटाने का, वो इंतहाई बोकिस और नाकारा है। इसका तरह हुकूमत नहीं जारी है। ठीक है, तो मैं बार बार कह चुका हूं इन्होंने अगर चली जाए तो बात अलग है, घबरा जाए बात दफा तो घबराहट में भी तो आदमी की शलवार गीली हो जाती है ना। तो अगर वो वाला हिसाब हो तो बात अलग है, लेकिन जो मामला ये लोग लेके चल रहे हैं ना पीडीएम वाले, असल जो काम इन्हें करना था वो उन्होंने किया ही नहीं। अच्छा, अगर ये असल डोर जहां से हिलती है उसको सही तरीके से पकड़ा लेते हैं। देखिए ना, डोर जो होती है चरखी में लिपटी हुई होती है, और वो चरखी अगर गायब कर दी जाए फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो कितनी ढील दोगे? लेकिन सर यहाँ पर डोर का ना पिंडा बनाया गया, चरखी नहीं है ना। वो पिंडा भी अगर काट दिया जाए तो क्या होगा? तो बात ये चरखी हो या पिंडा हो, उसको नीचे से काट दे। असल ये जो इन्होंने इन्होंने काम किया है हुकूमत के खिलाफ, लेकिन असल जो काम इन्हें करना चाहिए था वो ये नहीं कर सके। देखिए अवाम है ताकत का सरचश्मा। बिल्कुल, जितने भी इन्होंने जलसे जुलूस जितने भी प्रोग्राम किए, इन्होंने अपनी बातें की हुकूमत के खिलाफ की, हुकूमत ने इनके खिलाफ की। इन्होंने आवाम की तरक्की फलाह और बहबूद के लिए
इनको चाहिए था, आज मैं मशवरा दे रहा हूँ, जरदारी साहब ने जिस तरह कहा है ना कि मेरे पास आए तो मैं बताऊंगा, मुझे आप लोगों को बताने और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं भी ये कहता हूँ कि अगर जरदारी साहब भी अकल से काम लेते ना तो अपनी स्थित हुकूमत के जरिए और अपने उन सेनेटर्स के जरिए एक फलाई प्रोग्राम दे देते कौम को, सही, बजाय इसके कि हुकूमत की टांगे खींचने के। हुकूमत के लिए आप अपनी जाती सतह पर अपनी पीडीएम के तहत या अपनी पीपल्स पार्टी के तहत या अपनी मुस्लिम लीग के तहत आप अवामी फलाही प्रोग्राम देते कि जी हमारे ये प्रोग्राम स्टार्ट, हमें हुकूमत मिले या ना मिले, हम जो है अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं, हमने अपने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। ये काम होता है, ये तरीकेकार होता है। हुकूमत के खिलाफ बात करने से बात नहीं बनती, खाली वो जो कुछ आप कहने जा रहे हैं उसके रद्द अमल के तौर पर आपने अपने प्रोग्राम भी देने होते हैं, वो प्रोग्राम आपने नहीं दिए, इसलिए आप फेल हैं। आप इलेक्शन मजबूर है और आपको पता है ताने बाने कहां से देते हैं। आप एक शख्स बार बार दंदनाते हुए ये कह रहा है कि मैं जनाब अली एनआरओ नहीं दूंगा, और भाई जो शख्स खुद एनआरओ की पैदावार है, देखिए ना जिस तरह से आप ये कहते हैं ना कि जनाब अली नवाज शरीफ जो है वो भी जनाब अली इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, मैं कहता हूं इमरान नियाजी साहब आप तो एनआरओ की पैदावार हैं। और वो किस तरह से मैं आपको बता भी हूं, और अगर जहां जरूरत पड़ेगी वहां प्रूव करके भी देंगे। सबसे पहले एनआरओ लेने वाले, सबसे पहले एनआरओ लेने वाले, और वो किस चीज के ऊपर एनआरओ लिया? आपने शोधाए पेशावर के बच्चों के खून के ऊपर आपने एनआरओ लिया। किससे एनआरओ लिया? आपने एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ लिया। आप उनके शोधा के खून का बहाना बनाकर आपने वो धरना खत्म किया, आपने वहां से एनआरओ लिया। फिर उसके बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत दे के एनआरओ दिया, दोबारा एनआरओ लिया। आप तो खुद एनआरओ की पैदावार है। फिर बात सुनिए, बात पूरी करने दीजिए सर जी, बात पूरी करने दीजिए। नहीं, बात पूरी करने दीजिए। देखिए टॉपिक क्या लंबा ले गया। जब आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को एक्सटेंशन दी, आपने इसको एनआरओ दिया, तो आप तो एनआरओ दे भी रहे, आप तो एनआरओ ले भी रहे। आप क्या बात कर रहे हैं यार? किसको एक्सटेंशन दिए? बाजवा साहब को, बाजवा साहब के ना, सॉरी बाजवा साहब को, सॉरी परवेज मुशर्रफ गलती से क्या किया, बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब को जब आपने एक्सटेंशन दी तो आपने क्या दिया? ये एनआरओ नहीं दिया आपने। ये क्या था? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। आपने उनको क्यों एनआरओ दिया? इसलिए कि आप उनसे एनआरओ लेकर आए थे, आप खुद एनआरओ की पैदावार है। आप क्या बातें करते हैं? एक सेकंड देखिए बात पूरी। सर उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ही नहीं बाजवा साहब, उस वक्त जनरल राहिल शरीफ थे। मैंने कब कहा कि जनाब अली जनरल राहिल शरीफ से आप एनआरओ लेकर आए? नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने उनसे लिया तो फिर उनको भाई ये हुकूमत दिलवाई है हमारे इदारों ने। अच्छा, तो इदारे का सरबराह हुआ ना, इन्हें इलेक्शन को नहीं मानते। बिल्कुल इलेक्शन 2018, ये 2018 का इलेक्शन तो जिन जमातों ने माना है ना जी, मैं कहता हूँ वो जमातें बिल्कुल नाकारा है, उन्हें कभी हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए। वो तो साफ है भाई, वो सब बैठे हुए असेंबलियों में, असेंबलियों में तो वही वाली बात है ना, इसीलिए तो उनका असर नहीं हो रहा जी। और अभी तो जरदारी साहब ने वैसे इनकार कर दिया। अच्छा, जहां तक जरदारी साहब ने, कोई इसके बाद मुसद्दका रिपोर्ट है आपके पास? जी, मुसद्दका कहां से रिपोर्ट आई? सारी हर मीडिया पे उन्होंने बयान दे दिए, कोई उन्होंने खुल के कोई बात नहीं की। हम असेंबली को देखिए अभी सेनेट के इलेक्शन हो जाने हैं यार, क्यों दे दे? मौलाना फजल रहमान तो जाते इस्तीफे। तो देखिए मैंने वो तो आपसे बार बार कहा है, मौलाना फजल रहमान तो आउट है, बाहर है। वो तो ला रहा था इनको बंद गली में, वो एक प्लानिंग के तहत ला रहा था। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी, दोबारा ये बात कह रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान भी दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने हाथ में लेके चलना चाहता है, अच्छा, दूसरी तरफ से भी लेके चलना चाहता है, अच्छा, और इन लोगों को बंद गली में लाके फंसाना चाह रहा है। अच्छा, सही है, ठीक है। तो अब सारे मामला जो हो रहे हैं ये जो है वो जाहिर सी बात है, जहांदीदा आदमी है जरदारी को पता है क्यों उसके बाद सूबे की हुकूमत क्यों छोड़ दे वो। और देखिए आप, मैं ये कहता हूं कि हमारी सियासी जमातें सबके पास बड़े बड़े लीडर है, बड़े बड़े तजर्बेकार है, लेकिन सब बेकार है। जरदारी ने जब सदारत संभाली तो उसने बेहतरीन डिसीजन लिया, वजीर आजम भी बन सकता था,
लेकिन जो इख्तियारात का इस्तेमाल उन्होंने सदर बन के किया, आपको पता है क्या किया? उसने बहुत बड़ा गेम खेला और वो हमारे बिजनेस में नवाज शरीफ साहब बेवकूफ बन गए। बेवकूफ नहीं बन गए, उन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक है। उन्होंने 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात सूबों को दिलवाए, अब उसका मजा लूट रहे हैं वो। अच्छा जी, जरदारी साहब उसका मजा लूट रहे हैं। अब आप देखिए, उस इख्तियारात के तहत पूरा सूबा उनके कंट्रोल में है। फिर उन्होंने कहा कि जी उन्हें पता था कि हमारे साथ आगे क्या होने जा रहा है, हमें मुल्क की हुकूमत नहीं मिलेगी, हमें अगर सूबे की हुकूमत मिल जाएगी तो सूबा तो हमारे कंट्रोल में रहेगा। इसी तरह से नवाज शरीफ ने भी उस वक्त उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने ठीक है, पंजाब तो मेरे हाथ में रहेगा। वो ये समझ रहे थे पंजाब हमेशा मेरे हाथ में रहेगा, सही है। तो उन्होंने भी उसको 18वीं तरमीम को एक्सेप्ट किया। 18वीं तरमीम का नुकसान क्या हो रहा है? आम आवाम का, हुकूमतों का नहीं, आम आवाम का। एक ने सूबा आपने ले लिया, वो अपने सूबे पे राज कर रहा है, दूसरे सूबा ले लिया। फिर आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो इस वक्त बड़ा ऊंचा उछल रहा है, उसका है क्या? रेलवे को तबाह कर दिया, रेलवे का बेड़ा गर्क करके। रेलवे को तो उसने उठाया, रेल जो अदाद शुमार आने वाले वो जल्द मार्केट में आ जाएंगे। अच्छा। कि कितने अरब रुपए का, 15 या 20 अरब रुपए का जो ना, या बल्कि खरब रुपए का नुकसान रेलवे को देकर वो आया है, सही है। उसको जनाब वाली इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। ये ओएसडी की इस वक्त उसकी हैसियत है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर को जो रन कर रहे हैं मिनिस्ट्री को, वो सूबों के अंदर अब रहा ही क्या उसके पास? पुलिस सूबे के इख्तियार में चली गई है, तो किस चीज को रन कर रहा है वो? नहीं, फिर भी जो भी है, अब जो भी, अच्छा जो भी है, वहां अस्करी इदारों के हाजिर सर्वर, जी आईएसआई के कंट्रोल में जनाब, आईएसआई के कंट्रोल में हाजिर सर्विस जर्नल उसको जो है वो रन कर रहे हैं। इनके कंट्रोल में क्या है? ये सिर्फ बातें करने के लिए है। देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि 18वीं वफाकी वज़ीर का टाइटल मिला, भांड को तो भांड ही कहा जाता है ना, वो भांड का काम भी नहीं रहा। अब वो भी काम रोक दिया गया उससे। अब तुम्हारी भांडबाजी भी खत्म हो गई, तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो गया। 18वीं तरमीम के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली हुई वो अवाम के लिए नुकसानदेह, हाँ सियासी जमातों के लिए फायदेमंद थी, तो उसका फायदा ये उठा रहे हैं। उसके बाद फिर एक हमारी मौजूदा हुकूमत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो हमारे थोड़े बहुत अख्तियारात जो रह गए थे पुलिस के और रेंजर के, वो सूबाई हुकूमतों के पास, वो उन्होंने उनको मुंतकिल कर दिए जनाब अली हमारी आईएसआई को, आईएसपीआर के तहत चले गए। अब क्या बचा? वो कुछ भी नहीं बचा। ये हर आदमी, हर आने वाला अपने आप को मजबूत कर रहे। वो आए थे जिनके आशीर्वाद से उन्होंने वो अख्तियारात लेके उनको दे दिए। अब हर आने वाला इस आइन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इस आइन का बेड़ा गर्क कर रहा है। मैं ये कहता हूं कि जब तक 73 का आइन दोबारा अपनी असल हालत में बहाल नहीं होगा, उस वक्त तक मुल्क तरक्की की तरफ गामजन नहीं होगा। ये पीडीएम हो चाहे एडीएम हो चाहे जो भी हो, जो जलसे जुलूस रैलियां करते रहेंगे अपने जाती मकासद को हासिल करने के लिए, और जो डुगडुगी बजाने वाला है वो डुगडुगी को हिलाता रहेगा, कभी इसको उठाएगा, कभी उसको गिराएगा, कभी उसको बिठाएगा, कभी इसको लिटाएगा। और नियाजी साहब जो के क्या जिसे कहते हैं एनआरओ के बेताज बादशाह हैं, वो एनआरओ देते भी लेंगे और एनआरओ लेते भी रहेंगे। चले अब वो कह नहीं जाते अगले 5 साल में, ठीक ठीक, पर एनआरओ देते हो लेते रहेंगे, कहां जाएंगे? लेने देने वाला कहां जाता है? ठीक है, आज का प्रोग्राम का असल में टाइम भी शॉर्ट हो गया हमारे पास, तो अभी मजीद टॉपिक्स है, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, जमहूरियत खत्म हो गई। जो पाकिस्तान बना था जिस मकसद के लिए, उस मकसद से बहुत हुकूमत नहीं पूरी करी ना, पीछे बहुत पिछड़ गए। हुकूमत को ना आप कहा करें हर वक्त, पिछली हुकूमत ने कौन से बहुत पिछड़ गए हम। नहीं पिछली जगह आप क्यों गलत बात करते हैं यार? नहीं, पिछली हुकूमत ने तीर मारने का मतलब क्या है? एटम बम ऐसे ही बन गया पाकिस्तान वो आज का नहीं, वो बहुत पुराना पिछली हुकूमत तो कही है ना वो सारा। नहीं आप गलत बात कर जाते हैं फारूक साहब। पिछले तीर मारने का मतलब क्या है? आप ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सबसे ज्यादा कौन किसने खेल खेला है? जिस मौजूदा हुकूमत ने खेला है। सब बराबर के नहीं, कोई बराबर का नहीं है। पिछली हुकूमत को आप दोष देते हैं तो आप ये भी बताइए कि पिछली हुकूमत ने कम से कम पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया, डॉलर को तो कंट्रोल में रखा था। आखिरी मिनट अभी टाइम नहीं है, ठीक है। आपने हुकूमत ने अंडे को भी डंडा बना दिया। चले कोई नहीं, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपसे चला गुफ्तगू करेंगे जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एम एस सतर कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।